हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं टोटल ऑफ 25 हिंदी डब्ड एनिमे के बारे में, जिसमें से कि 9 एनिमे ऐसे हैं जो अभी तक हिंदी में डब नहीं हुए हैं, लेकिन ये ईयर एंड होने से पहले ये लोग हिंदी में डब हो जाएंगे। वहीं पर 16 ऐसे एनिमेज हैं जो कि हिंदी में डब्ड है अभी इस वक्त में, और ये सारे के सारे एनिमे आप लोगों को क्रंची रोल पर मिल जाएंगे। अब क्रंची रोल एक बहुत ही सस्ती सब्सक्रिप्शन सर्विस है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग जा करके क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन लो और फिर देखो। बाय द वे, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय क्रंची रोल। सो वो जो 9 एनिमेज है जो कि हिंदी में डब होने वाले हैं, वो सारे के सारे आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलिए अब वहीं पे बात कर लेते हैं उन 16 एनिमेज के बारे में जो कि हिंदी में ऑलरेडी डब्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 16, टोक्यो 24 वार्ड। इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा इंटेंस साइकोलॉजिकल स्टफ देखने के लिए मिल सकता है। स्टोरी की बात करें तो टोटल ऑफ 3 मेन कैरेक्टर्स है और ये तीनों के तीनों बचपन में एक साथ रहा करते थे। बचपन में जब लोग एक साथ रहते थे तब इनके स्कूल में एक बार आग लग जाती है और वहीं पे हमारे एक मेन कैरेक्टर की बहन जल के मर जाती है। कुछ समय बाद इनकी लाइफ धीरे धीरे करके चेंज होती है और अब पता नहीं क्यों इनको विजुअल मैसेजेस मिल रहे हैं फ्रॉम बियॉन्ड, जो कि कोई और नहीं, इनकी वो मरी हुई सिस्टर इनको भेज रही है जिसका नाम है उसूमी। अब इनके पास कुछ ऐसे लाइफ चॉइसेस आते हैं जिनमें अगर ये कुछ और चुनते हैं तो इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। सो ये लाइफ चॉइसेस क्या है, स्टोरी में आगे क्या होता है और इन दी एंड में ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, ये सब की सब चीजें एक साथ पता चलती है, जो कि स्टोरी को और भी ज्यादा घनन इंटेंस बना देती है। नंबर 15, अकाबेज सेलर यूनिफॉर्म। अब इस स्टोरी में एक लड़की के बारे में बात करी गई है जिसको कि एक रियल लाइफ मैजिकल गन बनना है। इसके लिए कई सारी कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी पहनती है, लेकिन एक बार इसको एक ऐसी कॉस्ट्यूम मिलती है और जब ये उस कॉस्ट्यूम को पहनती है तो इसको पता चलता है कि वो एक्चुअल एक रियल लाइफ मैजिकल गर्ल यूनिफॉर्म है जिसके पास में पावर्स है। सो उस कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद इस व्यक्ति के पास में पावर्स आ जाती है। साथ ही साथ में इस एनिमे के अंदर आपको कॉमेडी भरपूर मिलेगी जो इस एनिमे को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। नंबर 14, रेडिएंट। अब ये एनिमे एक फैंटेसी एनिमे है और इस एनिमे के अंदर एक नॉर्मल जेनेरिक फैंटेसी के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सेथ इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है और वो एक सॉर्सरर यानी बेसिकली एक मैजिशियन है और अब उसको एक मॉन्स्टर को हराना है ताकि वो इस वर्ल्ड को सेव कर सके। एक मॉन्स्टर है जो कि इसका नेमेसिस है और वो उस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये इसकी जर्नी में और भी सारे दूसरे मैजिशियंस और सॉर्सरर्स से मिलता है और धीरे धीरे करके उस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करता है जहां पर ये इसके नेमेसिस यानी मॉन्स्टर को हरा सके। ये एनिमे इंप्रेसिव इसलिए है क्योंकि इसमें एक बहुत ही यूनिक आर्ट स्टाइल को फॉलो किया गया है। इस एनिमे के अंदर बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स का भी यूज किया गया है जैसे कि डेस्टिनी, करेज, जन्म का फलाना, बट स्टिल ये एनिमे अच्छा लगता है। देखो मैंने खुद देखा है और मैं कह सकता हूँ एनिमे ठीक ठाक है। नंबर 13, फायर फोर्स। अब ये नाम सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि किसी मैं नॉर्मल फायर फाइटिंग चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं, ये फायर फोर्स बिल्कुल अलग है। दरअसल इस फैंटेसी एनिमे के अंदर एक फायर फोर्स नाम की एक टीम होती है जो कि दूसरे बहुत ही भयानक मॉन्स्टर से लड़ती है। अब ये मॉन्स्टर बेसिकली नॉर्मल ह्यूमंस ही होते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में एक नया फिनोमेना चल रहा है। इस फिनोमेना की वजह से लोग चलते फिरते ही ऑटोमेटिक कंबस्ट हो जाते हैं, यानी जलने लग जाते हैं और कई बार ये लोग सिर्फ जल के मर जाते हैं, लेकिन कई बार जब कोई व्यक्ति इस चीज़ को सहन कर लेता है जलने को तो एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है जिसको कि यहाँ पे इन्फर्नल्स कहा गया है। फायर फोर्स टीम का काम यही होता है कि वो लोग इन इन्फर्नल्स को मारते हैं। अब ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर जो कि इस फायर फोर्स टीम में एक नया व्यक्ति है जो कि अभी अभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके इस टीम को ज्वाइन करा है। अब इस एनिमे में इसके पास्ट के बारे में भी बात करी जाती है जहाँ पे इसका पास्ट बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। बेसिकली ऐसा होता है कि इसके फैमिली में भी कोई मर जाता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर पाता है कि भैया इसके घर में जो आग लगी थी वो कैसे लगी थी। स्टोरी का जो एक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। स्टोरी के साउंड इफेक्ट, एनिमेशन, हर चीज टॉप नॉच लगती है और इस एनिमे के पास में मल्टीपल सीजन्स है तो इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा डीप चली जाती है। जैसे जैसे आप इसकी स्टोरी को देखोगे आपको स्टोरी में उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आता जाएगा। नंबर 12, डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर का एनिमेशन इतना ज्यादा एपिक है कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे। इसके जो एनिमेटर्स हैं उन्होंने अपनी गांड घीस कर इस एनिमेशन को बनाया है। लाइक लिटरली उनको शायद दिन रात लगे होंगे एक एक सीन को क्रिएट करने में, इतने ज्यादा धांसू एनिमे सीन्स है। इस एनिमे की स्टोरी में एक लड़की की स्टोरी को फॉलो किया जाता है जिसका नाम है टांजिरो।
अब टांजिरो एक नॉर्मल लड़का है, इसके फादर की कुछ समय पहले डेथ हो चुकी है। अब ये नॉर्मल वर्क करता है साइड की सिटी में ताकि अपने घर चलाने के लिए कुछ पैसे कमा सके। एक बार ये सिटी से वापस आ रहा होता है और तभी रात हो जाती है, तो ये एक स्ट्रेंजर के घर में रुक जाता है। वो स्ट्रेंजर इसको बताता है कि इस फॉरेस्ट में डीमंस रहते हैं। अब ये डीमंस क्या होते हैं स्टार्टिंग में टांजिरो को बिल्कुल भी नहीं पता होता है, लेकिन सुबह जब अपने घर पे आता है तो देखता है कि उसकी छोटी बहन के अलावा सभी लोगों को किसी ने मार कर खा गया है। ये बहुत ही ज्यादा ब्लडी सीन होता है जो कि स्टार्टिंग में पहले एपिसोड देखते से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा इंटेंस चीजों के बारे में बात करी गई है। वहीं पे उसको पता चलता है कि जो उसकी बहन है वो खुद भी अब एक डीमन बन चुकी है और अब वो अपनी बहन को वापस ह्यूमन बनाने की झंझट में निकल पड़ता है और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि ये डीमंस क्या है। और उसको आगे जाकर कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि स्पेशली ट्रेंड लोग हैं जो कि इन डीमंस को मारने का काम करते हैं। बाद में जाकर के उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है ताकि ये अपनी बहन को वापस ह्यूमन बनाने की इस जर्नी में आगे बढ़ सके। इस स्टोरी के अंदर आपको इंटेंस एक्शन देखने को मिलेगा, लाजवाब एनिमेशन और स्टोरी बहुत ही ज्यादा वेल रिटन है। सो अगर आपको एक ऐसी स्टोरी देखनी है जो कि आपका माइंड ब्लो कर दे, सो यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 11, टॉयलेट बाउंड हनाको-कुन। अब देखो, हनाको-कुन एक घोस्ट है जो कि गर्ल्स टॉयलेट में रहता है। यप, दिस गाय इज अ परवर्ट। अब ये कोई मामूली घोस्ट नहीं है। अगर कोई टॉयलेट में आकर के इससे विश मांगता है तो ये उसकी विश ग्रांट भी करता है, लेकिन अगर जिस टाइप की तुम विश मांग रहे हो उस टाइप का तुमको सैक्रिफाइस भी देना होता है। ये उसकी कंडीशन होती है। अब ऐसे में एक गर्ल है जिसने भी कभी इस हनाको-कुन से एक विश मांगी थी। अब ये इस हनाको-कुन के वर्ल्ड में भी शामिल हो चुकी है। इसको और भी ज्यादा घोस्ट और दूसरे सुपरनैचुरल चीजों के बारे में पता चलता है और ये दोनों एक बहुत ही वियर्ड स्टोरी में पहुंच जाते हैं। इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत ही अच्छा ह्यूमर देखने के लिए मिलेगा, साथ साथ ये स्टोरी हॉरर प्लस कॉमेडी है। तो सोच सकते हो कितना अजीब कॉम्बिनेशन है, लेकिन वाकई में स्टोरी को देखने में मजा आ जाता है। सो अगर आप एक हॉरर फैन हो, साथ साथ में आप एक कॉमेडी फैन हो, सो यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 10, एंशिएंट मागूज ब्राइड। अब इस स्टोरी के अंदर एक टीनेज गर्ल के बारे में बात करी गई है जिसकी लाइफ बैड लक से भरी पड़ी है। उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सब कुछ हमेशा बुरा ही होता है। और एक दिन उसको एक ऑक्शन में सोल्ड कर दिया जाता है या बेच दिया जाता है और उसको कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, एक बहुत ही फेमस मजिशियन खरीदता है। अब ये मजिशियन खुद अपनी एक जर्नी को कॉरस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है और इस वर्ल्ड में लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ह्यूमंस बनना क्या होता है, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ह्यूमन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है और साथ साथ में एक मजिशियन भी है। अब ये दोनों मिलकर के एक बहुत ही वियर्ड जर्नी पर निकल जाते हैं जहाँ पे दोनों ही लाइफ के मीनिंग को ढूंढना चाहते हैं और इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सो अगर आपके पास टाइम हो तो यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 9, रियल लाइफ। अब यहाँ पे एक 27 ईयर ओल्ड व्यक्ति के बारे में बात करी गई है। इसकी लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं चल रही है। ये भी इसकी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा है, हर जगह धक्के खा रहा है। ये कभी कभी सोचता है कि क्या अगर इसके पास चांस होता है इसकी स्कूल लाइफ को फिर से जीने का तो ये अपनी लाइफ को फिर से चेंज कर लेता। और एक दिन उसके साथ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति उसके पास में आता है और बोलता है कि मेरे पास एक पिल है, अगर इस पिल को तुम खाओगे तो तुम एक 17 साल के लड़के के जैसा दिखने लग जाओगे और अपनी स्कूल लाइफ को फिर से जी पाओगे। लेकिन एक शर्त है, तुम लोग किसी चीज को नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है और तुम्हारे बारे में हर चीज डिटेल छुपी हुई रहेगी। स्टोरी का मेन फोकस स्कूल लाइफ पे है और जिस तरीके से स्कूल लाइफ को इस एनिमे में पोर्ट्रे करा गया है, क्रिटिक्स भी कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट तरीका है स्कूल लाइफ को पोर्ट्रे करने का और उनको भी ये तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। स्टोरी के अंदर इमोशंस भर भर के है, सो अपने पास रुमाल टॉलिया वगैरह लेकर के बैठना इस एनिमे को देखने के लिए। नंबर 8, रैंकिंग ऑफ द किंग्स। इस एनिमे के अंदर एक गूंगे बहरे व्यक्ति के बारे में बात करी गई है जो कि सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बट स्टिल वो किंग्स का भी किंग बनना चाहता है। अब ये एक फैंटेसी स्टोरी है। इस फैंटेसी स्टोरी के अंदर आपको अलग अलग टाइप के रैंकिंग्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे किंग्स जो होते हैं यानी कि राजा महाराजा, उनकी भी रैंकिंग्स होती है और हमारा मेन कैरेक्टर एक प्रिंस है, लेकिन इसकी बॉडी में डिफॉल्ट्स है, जैसे कि ये कुछ बोल नहीं सकता, ये कुछ सुन नहीं सकता। सो इस वजह से इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और कोई भी नहीं सोचता कि ये कभी किंग भी बन पाएगा। किंग्स का किंग बनने की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन प्लॉट इस तरीके से घूमता है और भैया इस तरीके से स्टोरी को नरेट करता है कि आप भी सोच में पड़ जाओगे कि आखिर हो क्या रहा है। इस एनिमे के अंदर आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिलेगा, वॉर देखने के लिए मिलेगी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि इस एनिमे को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक 5 या 10 साल का बच्चा लगता है, लेकिन स्टोरी मैच्योर है, बहुत ही ज्यादा मैच्योर। सो अगर आप ये सोच करके इस एनिमे को नहीं देख रहे हो कि बच्चा लग रहा है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चा जरूर है, लेकिन इस बच्चे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। नंबर 7, अ कपल ऑफ कुकूज। अ कपल ऑफ कुकूज।
सो अ कपल ऑफ कुकूज एक रोमांटिक एनिमे है जो कि कुछ ही समय पहले रिलीज हुआ है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। सो आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ ही समय पहले रिलीज हुआ है और अब इसका हिंदी डब भी बन चुका है। यहाँ पे दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करी जाती है। दोनों ये चीज प्रिटेंड करते हैं कि दोनों कपल्स है ताकि उनके जो ग्रैंडफादर्स है उनको वो लोग प्लीज कर सके, पर दोनों की लाइफ बिल्कुल ही अलग है। हमारे जो मेन कैरेक्टर है गर्ल, वो बेसिकली एक वॉइस एक्टर बनना चाहती है और एक बहुत ही ज्यादा आउटगोइंग लड़की है। उसको खेलना कूदना लोगों के साथ बात करना पसंद है। वहीं पे हमारा जो मेन कैरेक्टर दूसरा बॉय, उसको डॉक्टर बनना है और उस चीज के लिए भयंकर पढ़ाई करता है। अब ये दोनों की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन कैसे स्टोरी में ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, ये स्टोरी इसी के ऊपर फोकस करती है। सो अगर आपको एक रोमांटिक स्टोरी देखना है, वो भी एनिमे के अंदर, जहाँ पे बहुत अच्छा एनिमेशन हो पर साथ साथ में वो हिंदी डब में हो, सो यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 6, मिस कुरेत्सु फ्रॉम मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब कुरेत्सु नाम की एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, या कहूँ एक रिसर्चर है जो कि इस चीज़ पे रिसर्च करती है कि नए मॉन्स्टर्स को कैसे क्रिएट करा जाए। वो एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जिसका मेन काम है वर्ल्ड डोमिनेशन करना। और हमारे जो ये रिसर्चर है, ये कई सालों से उस जगह पे काम कर रही है। उसने कई सारे नए नए मॉन्स्टर्स को क्रिएट करा है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका पर्सपेक्टिव और माइंड से चेंज होता है और वो सोचती है कि क्या मैं पूरे टाइम ऐसा ही करते रह जाऊंगी, क्या मैं हमेशा ईवल के लिए ही अपना सपोर्ट दिखाते रह जाऊंगी, या फिर मुझे भी चेंज होना चाहिए और अपनी इस पावर्स का यूज अच्छे के लिए भी करना चाहिए। सो यहाँ पे आपको माइंड कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल जाएगी। साथ साथ में ये एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल है और हिंदी डब में अवेलेबल होने की वजह से ये एनिमे और भी ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी वियर्ड डिटेल्स है जो कि हिंदी डब में बहुत ही अच्छे से इन्होंने पोर्ट्रे करा है कि वो एक्चुअली में है क्या, और पूरी तरीके से समराइज करके हमको बताया गया है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ये एनिमे एक्सक्लूसिवली सिर्फ क्रंचीरोल पे अवेलेबल है, तो यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 5, Trapped in a dating sim, the world of Autumn Games is tough for mobs. So इस एनिमे की स्टोरी के अंदर एक गेम के बारे में फोकस करा गया है। ये गेम एक फीमेल टारगेटेड गेम है जहां पर सारे के सारे बड़े कैरेक्टर्स फीमेल्स हैं। मेल कैरेक्टर्स की इस गेम में कोई जरूरत ही नहीं है। और वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम के अंदर इसेकाई हो जाता है। इसेकाई बेसिकली मीन कि वो वहां पे ट्रांसपोर्ट हो गया है, लेकिन ये कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, ये एक साइड कैरेक्टर है जो एंड में जाकर के मरने वाला है। यानी कि इस गेम की एंडिंग इसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है। सो ये डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस गेम की एंडिंग को चेंज कर देगा अपनी पूरी पावर्स को यूज करके। अब इसके पास वैसे तो कोई पावर है नहीं, लेकिन स्टिल ही ट्राइज। ये एनिमे इसके यूनिक स्टोरी और इसके वियर्ड ह्यूमर के लिए जाना जाता है, जो कि काफी में मिक्स होकर के एक बहुत ही अच्छा एनिमे आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। नंबर 4, डार्लिंग इन द फीनिक्स। ये स्टोरी एक पोस्ट अपोकलिप्स वर्ल्ड में फॉलो होती है, जहाँ पे बेसिकली दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करी गई है। वैसे तो एक साई-फाई फैंटेसी रोमांस एनिमे है, लेकिन इस एनिमे के अंदर और भी चीजें हैं जो कि इस एनिमे को और भी अच्छी बना देती है। जैसे कि हमारे दो कैरेक्टर्स जो कि बेसिकली पायलट्स है, वो लोग बड़े बड़े रोबोट्स को चलाते हैं और इन रोबोट्स की मदद से वो लोग बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मारते हैं जो कि इस वर्ल्ड को थ्रेटन कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से अपोकलिप्स आया है इस वर्ल्ड में। अब ये दोनों एक ही रोबोट के अंदर एक रोबोट को चला रहे होते हैं और धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जागती है। अब ये एनिमे आगे कैसे बढ़ता है, इस एनिमे के अंदर और क्या क्या होता है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बाय द वे, इस एनिमे के अंदर आपको वन ऑफ द बेस्ट एनिमे वाइफू देखने के लिए मिलेगी, जिसका नाम है 02। You should check out this anime only for 02. Number 3, The Case Study of Vantis. ये एनिमे 19वीं सदी की एक अल्टरनेटिव रियलिटी पे बेस्ड है। इस रियलिटी में ह्यूमंस और वैम्पायर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे वैम्पायर्स बेसिकली ह्यूमंस के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और यहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि एक वैम्पायर डॉक्टर है, और इसके पास एक बुक है जिसका नाम है द बुक ऑफ वांटिस। अब ये बुक बेसिकली इसको अलाउ करती है वैम्पायर्स के कर्ज को हटाने के लिए। आगे जाकर के इसको एक दूसरा कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम होता है नियो। नियो एक बेसिकली वैम्पायर है, और नियो की हेल्प से हमारा मेन कैरेक्टर इस बुक की सारी मिस्ट्रीज को अनकवर करने की कोशिश करता है कि कैसे ये बुक वैम्पायर के कर्ज को हटा सकती है, और इस बुक के अंदर और क्या क्या पावर्स है। इस एनिमे के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है, लेकिन जो मेन थीम है वो है रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 2, विनलैंड सागा। यह एनिमे 11वीं सदी में बेस्ड वाइकिंग एरा को दर्शाता है। इस राइटर ने वाइकिंग एरा को लेते हुए अपनी स्टोरी को डिडक्ट करा है, और स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है थॉरफिन। थॉरफिन बेसिकली एक टीनेजर है और उसके फादर का रिवेंज लेना चाहता है। उसके फादर को किसी एक दूसरे वाइकिंग ने मार दिया था, और वो दूसरा वाइकिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी एक टीनेजर है और अपनी लाइफ में कई सारे गलत डिसीजंस भी लेता है, लेकिन धीरे धीरे करके सीखता है उन गलत डिसीजन से, और इन दी एंड में कैसे ये अपना रिवेंज लेने की कोशिश करता है, ये तो आपको देखना पड़ेगा।
लेकिन स्टोरी के अंदर और भी सारी चीजें यहाँ पे एक नहीं कई सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे 11वीं सेंचुरी को बहुत ही अच्छे से डिडक्ट करा गया है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि उस समय में आखिर में क्या क्या चल रहा था। वेल बेसिकली एक फैंटेसी सीरीज है तो रियल लाइफ से सिर्फ इंस्पिरेशन ली गई है, एग्जैक्टली रियल लाइफ जैसा नहीं बताया गया है। लेकिन इस एनिमे के अंदर आपको टॉप नॉच फाइट सीन्स देखने के लिए मिलेंगे। इस एनिमे का एनिमेशन काफी लाजवाब है। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है कि एक्चुअली में स्टोरी में क्या हो रहा है, लेकिन चौथा एपिसोड जैसे शुरू होगा आपका भाई दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा कि हुआ क्या पिछले 3 एपिसोड में। आप फिर से जाकर के उन 3 एपिसोड को फिर से देखोगे ताकि आपको 4th एपिसोड समझ में आए। या दैट एनिमे इज कंफ्यूजिंग बट स्टिल चौथे एपिसोड के बाद ये एनिमे जैसे रन पकड़ लेता है और बस भागते ही जाता है और स्टोरी को इतने अच्छे से ड्रिवन करता है आपके सामने कि आप भी बोलोगे वाकई में ये एनिमे काफी लाजवाब है। नंबर 1 माई ड्रेस अप डार्लिंग। अब माई ड्रेस अप डार्लिंग रोमांस कॉमेडी एनिमे है, साथ साथ में एनिमे इची भी है। इस एनिमे के अंदर आपको टॉप नॉच एनिमेशन स्टोरी देखने के लिए तो मिलेगी, साथ साथ में इस एनिमे के अंदर आपको मल्टीपल लेवल के कॉस्प्ले देखने के लिए मिलेंगे। दरअसल होता क्या है, हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो एक गेम खेलती है और उस गेम के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स है और उनके जैसे ही ये खुद को कॉस्प्ले करना चाहती है और इसके लिए वो खुद ही कपड़े डिजाइन करना शुरू करती है। लेकिन उसको पता चलता है कि उसकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा भद्दी है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी कि वो कभी जीवन में भी इन कपड़ों को कंप्लीट कर पाए। वहीं पे हमारा एक दूसरा कैरेक्टर है यानी कि बॉय, जिसको पता नहीं क्यों ऐसे दूसरे साइड एक्टिविटीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज है, जैसे कि कपड़े बनाना या फिर दूसरी आर्टिस्टिक थिंग्स को बनाना। वहीं पे ये स्कूल में एक दिन सिलाई कर रहा होता है उसके एक नए प्रोजेक्ट पे और तभी ये लड़की उसको देख लेती है। ये लड़की देखती है कि इसके पास कितनी ज्यादा अच्छी स्किल्स है कंपेयर टू हर और धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। वहीं पे लड़की उसको बोलती है कि उसको कॉस्प्ले करना बहुत पसंद है, क्या वो उसकी हेल्प करेगा कॉस्प्ले को बनाने के लिए। और लड़का कर देता है भैया हाँ हम तो है ही, मुट्ठी कर देते हैं हम, हाँ ऐसे ही। इस लड़के ने भी कर दिया हाँ। और इसके बाद इन दोनों की बेसिकली लव स्टोरी शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। लड़का उसके लिए कॉस्प्ले के कपड़े बनाता है और लड़की उसको पहन के ट्राई करती है। अब इन दोनों की रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप कैसे आगे जा करके थोड़ी सी सॉल्व होती है, सुलझ के एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं, ये सब कुछ तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन स्टोरी काफी लाजवाब थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए। और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।